नमस्कार दोस्तों हर साल एक सीज़न होता है जो मार्केट में कुछ सेक्टर्स के लिए नई जान डाल देता है और वो सीज़न होता है मानसून के बाद का सीज़न। बरसात खत्म हो जाती है, कंस्ट्रक्शन साइट पर फिर से मशीन्स चलने लगती हैं। रोड प्रोजेक्ट्स, मेट्रो का जो काम है वो, ब्रिजेस हुआ, हाईवेज हुए, जो भी है सब कुछ तेज़ी से एग्जीक्यूट होने लगते हैं। और इसी वक्त दो सेक्टर्स अक्सर ही स्पॉटलाइट में आते हैं, वो है बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर। आज हम बात करेंगे कि मानसून के बाद क्या ये टाइम बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स के लिए क्यों गोल्डन पीरियड बन सकता है और क्या ये आपके पोर्टफोलियो के नए हीरोज बन सकते हैं या फिर नहीं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, पहले पॉइंट पर अगर बात करूं तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का मोमेंटम। देखिए, भारत में या इंडिया में कह लीजिए, इंफ्रा स्पेंडिंग का एक यूनिक पैटर्न है। मानसून के दिनों में काम स्लो हो जाता है, लेकिन जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है, एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो डबल हो जाती है। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इस साल रिकॉर्ड लेवल पर भी है। हाईवेज हुए, रेलवेज हुए, एयरपोर्ट्स हुए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हुए, हर जगह पैसा इस समय काफ़ी लग रहा है। और जब इंफ्रा प्रोजेक्ट तेज़ी से कंप्लीट होते हैं तो उसका इम्पैक्ट सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनीज होती हैं उन पर होता है। यही रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड इस सीज़न में अक्सर ही आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। कभी आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ वाकई आपको दिखाई देंगी। दूसरे पॉइंट पर अगर बात करूं तो बैंकिंग का यहाँ पर डबल बेनिफिट है। देखिए, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन है? वो है बैंक्स। जब इंफ्रा एक्टिविटी बढ़ेगी तो बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ भी यहाँ पर बढ़ेगा। साथ ही मानसून के बाद रूरल डिमांड इंप्रूव होती है, जो रिटेल लोन को भी बूस्ट करती है। इसका मतलब बैंक्स की जो लोन बुक्स हैं वो बढ़ने लगती है, एनपीए का रिस्क कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर इंप्रूव होती है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो फंड्स हैं वो भी इस पीरियड में, इनमें मतलब मोमेंटम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि तेज़ी आपको बैंकिंग सेक्टर में भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं तीसरे पॉइंट पर बात करूं तो म्यूचुअल फंड कैटेगरी के रोल पर हम लोग यहाँ बात करेंगे कि उनका क्या रोल है। देखिए, अब सवाल यह है कि कौन से फंड्स में हमें निवेश करना चाहिए। देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स, ये सिर्फ बैंक्स नहीं बल्कि एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंसेस होते हैं, इन कंपनीज में भी पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये इंफ्रा लिंक्ड कंपनीज में पैसे को निवेश करते हैं, जैसे कि सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग सर्विस, पावर यूटिलिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी एक ऑप्शन है। तीसरा है थीमेटिक फंड्स, एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लेंड मिल जाएगा, बैंकिंग का भी मिल जाएगा उसमें कुछ हिस्सा आपको, और इंफ्रा का भी कुछ मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, ये दोनों सेक्टर्स हाई ग्रोथ वाले हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कि मार्केट के कंपैरिजन में इनमें तेज़ी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन उतनी ही गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इंफ्रा में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन्स थोड़े से गिर भी सकते हैं। बैंकिंग में पॉलिसी रेट बढ़ने या ग्लोबल अनसर्टेनिटी आने से क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर स्लो हो सकता है। इसलिए इनमें इन्वेस्ट तब करें जब आपका होराइजन कम से कम, बता रहा हूँ, 5 से 7 साल का तो होना ही चाहिए। और देखिए, अब इन्वेस्ट कैसे हम लोग कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लमसम को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लमसम के लिए थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप थोड़े भी बिगनर हैं या फिर थोड़ा टाइम हो भी गया है तो भी आप कोशिश करें कि आप एसआईपी के थ्रू ही निवेश करें। फ़ायदा क्या होता है? थोड़ा सा एवरेजिंग का बेनिफिट होता है। पोर्टफोलियो में एलोकेशन 10 से 15% रखें, उससे ज़्यादा इनमें ना रखें, नहीं तो ये आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। देखिए, लार्ज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ ये सेक्टर का एडिशन आपको एक थोड़ा सा किक ज़रूर दे सकता है, लेकिन पूरा पैसा निवेश इसमें नहीं करना है। पिछले 5 साल में मानसून के बाद के 4 से 6 महीने में इंफ्रा फंड का जो एवरेज रिटर्न था वो हमने देखा था कि 12% से ज़्यादा रहा था, जबकि उसी सेम पीरियड में जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स थे उनके जो रिटर्न्स थे वो 8 से 10% थे। बैंकिंग फंड्स का भी जो एवरेज रिटर्न था वो भी लगभग 13-14% के आसपास हमें देखने को मिला था। ये गारंटी नहीं है कि हर साल ही ऐसा होगा, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रेंड यही सजेस्ट करता है कि मानसून के बाद का जो पीरियड है वो इन सेक्टर के लिए थोड़ा सा फायदेमंद होता है। देखिए, मार्केट में टाइम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन
सीजनल ट्रेंड को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बैंकिंग और इंफ्रा का जो कॉम्बिनेशन है वो भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक कोर है, और अगर आप डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करें तो ये दोनों सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में एक अलग एज दे सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग या इंफ्रा सेक्टर का जो एक्सपोजर है वो कितना आपने रखा हुआ है, और क्या आप सीज़न में इनमें एलोकेशन बढ़ाने का प्लान कर रहे हो या फिर नहीं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हम हमेशा आपके साथ रहें। धन्यवाद।